हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो यहाँ पे अपन एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं अमन दुबे का, ठीक है, जिन्होंने AIR 584 लाया है आईटी जैम में, और इनका अपन इंटरव्यू लेंगे। हालांकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल होता है जब वो कोई एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो इनके भी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपन इनके इंटरव्यू से। और एक नए एस्पिरेंट को क्या जानना जरूरी है अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो हालांकि इन्होंने भी कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी जिनके बेसिस पे इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा अमन दुबे को आईटी जैम क्वालिफाई। थैंक यू सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अमन आपके पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। My name is Aman Kumar Dubey. I am just passed out from the Banaras Hindu University in honors physics. ओके, सो आप BHU से क्वालिफाई I got all in yes sir. ओके, सो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वहाँ का कैंपस भी बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। हाँ जी, आगे। सर हमने अपनी जर्नी जब हम कॉलेज में एंट्री किए तो 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए। ओके, तो मतलब बैचलर फर्स्ट ईयर जब आप गए थे तो वहाँ पे आपका लॉकडाउन आ गया था उसी टाइम? तो या फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर घर पे लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस करते। फिर हम लोग ने 5th सेमेस्टर से वहाँ पे रेगुलर क्लास चालू किया। तो फिर वहाँ का एक्सपोजर और इतना अच्छा है, वहाँ का जो फ्रेंड सर्कल है, वहाँ का जो भी सारे प्रोफेसर है, फैकल्टीज है, वो इतने ऑसम है और इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता। मतलब बहुत उन्होंने हेल्प किया। वहाँ की जो फैसिलिटी है, सेंट्रल लाइब्रेरी या हर डिपार्टमेंट में अलग लाइब्रेरी है, तो पढ़ने का पूरा एकदम बहुत अच्छा माहौल है। तो हम गए प्रोफेसर्स के थ्रू, जो हमारे सीनियर्स थे उनके थ्रू पता चला कि आईटी जैम भी कोई एग्जाम होता है और उसके थ्रू हम मास्टर। तो किस ईयर में आपको पता चला कि आईटी जैम नाम की कोई चीज होती है, एग्जाम होता है? सर लास्ट ईयर, सर 5th सेमेस्टर में। ओके, 5th सेमेस्टर में। तो आप ग्रेजुएशन में बैचलर बीएससी कर रहे थे? सर ओके, ऑनर्स फिजिक्स था हमारा। तो जो भी हमारे सब सीनियर्स उन्होंने बताया कि मतलब क्योंकि बीएचयू से अच्छा बच्चों का जो रेशियो है वो आईटी जाता है हर साल। तो प्रोफेसर ने बताया, फिर वहां पे जाकर पता चल कि हम इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। फिर उसी साल मैं बता सकता हूँ कि हमारा एक डिपार्टमेंट है जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो वहां से बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है। तो उसके बारे में पता चला। तो फिर पता चल कि आईटी में भी उसकी पढ़ाई होती है, ISM धनबाद है, बॉम्बे है, तो वो सब बहुत अच्छे हैं। तो फिर मेरा उसी समय से आ गया कि नहीं जियो फिजिक्स से लेना है, IIT से लेना है। तो फिर उसी समय से लग गए। फिर सब मेरे जो दोस्तों थे सबने कोचिंग वोचिंग लिया था। कोई IFS का लिया था, कोई अनअकैडमी का लिया था, और कोई एडंकल, बहुत से कोचिंग से। तो जब मैंने पेपर देखा 2022 का, तो 2022 का पेपर थोड़ा इजी था। तो मैंने देखा तो कॉन्फिडेंस हाई हो गया, देखे कह रहे अब तो अपन थोड़ी देंगे इसको। फिर हमने फिर पीछे का पेपर देखा तो मतलब कि वो उसका कोई ठीक जो डिफिकल्टी लेवल है कि एग्जाम निकल जाएगा, ट्राई करेंगे तो मतलब कि बेसिक मोटिवेशन आपको कॉलेज से मिला, वहाँ के एनवायरनमेंट से मिला। तो मतलब कि एक एनवायरनमेंट भी काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ में। बिल्कुल यस सर। ओके, सो मतलब कि आपने प्रिपरेशन के लिए खुद से किया है कि लाइक आपने कुछ इंस्टीट्यूट सेल्फ और यूट्यूब, IFS के जितने भी फ्री में यूट्यूब पे चलते थे कोर्सेज, और थोड़ा मतलब ज्यादा मैंने फॉलो किया IFS को ही। क्योंकि वहाँ पे जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था 5th सेमेस्टर में, तो फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ रहा था। फिर BHU का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और बहुत थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो ये करने में थोड़ा वो लैग हो जा रहा था। तो मैंने सिलेबस कवर किया। फिर हमारे एग्जाम खत्म हुए नवंबर में। तो नवंबर के बाद 23, आज भी याद है मुझे, 23 नवंबर को हमारा एग्जाम खत्म हुआ। उसके बाद से मैं 24 से लग गया। उसके बाद पेपर्स देखे, पहले थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया। आप IFS के सब लेक्चर वीडियो चले थे होल करके, पूरा थर्मोडायनेमिक्स में जितने टॉपिक के पे उस पे जितने कॉन्सेप्ट है, उस पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने कवर किया। फिर धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक करके कवर किया। फिर कॉन्फिडेंस आता चला गया, पेपर लगाता चला गया। ओके, सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि लाइक आपने ठीक है, आपको आइडिया लग गया है कि 5th सेमेस्टर तक कि आपको आईटी जैम एक एग्जाम है जो अपन को क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपने जो फर्दर आपके सेमेस्टर भी रहेंगे, कॉलेज की स्टडीज रही होगी, उसके साथ कैसे कोलैब किया आईटी जैम की प्रिपरेशन को? कैसे आपने थोड़ा अपने आपकी स्ट्रेटेजी बनाई? ओके, मान लो कोई और स्टूडेंट है जो 2nd ईयर 3rd ईयर में है और चाहता है कि लाइक मैं भी प्रिपरेशन करूं और स्टडीज में भी, क्योंकि उधर भी आपको परसेंटेज चाहिए अगर आप
आईटी जैम को देख रहे हो, अगर आप आईटीज के लिए आपको 60% चाहिए मिनिमम जनरल के लिए, तो वो भी आपको देखना पड़ता है कि वो भी कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे तो पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है कॉलेज का वो कैसा है, और आईआईटी जैम के सिलेबस से वो कितना सिंक्रोनाइज कर पा रहा है। तो पहले हम वो देख रहे थे, तो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट और बहुत अच्छा है, उसका जो लेवल सिलेबस का बहुत अच्छा है। तो आईआईटी जैम से ऊपर और गेट से नीचे का सिलेबस था, तो हमने सिलेबस कवर किया। तो जितने भी बेसिक्स थे हर आईआईटी जैम के क्योंकि आईआईटी जैम है कि कुछ 12th कुछ इंटरमीडिएट लेवल के भी सवाल आते हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के भी सवाल आते हैं। तो ज्यादा ग्रेजुएशन 12th तक तो बहुत अच्छे से तैयारी की थी हमने, और ग्रेजुएशन में आने के बाद भी 5th सेमेस्टर में प्रोफेसर ने अच्छे, तो वहां पे हमने ये देखा कि हम पहले अगर कॉलेज की पूरा जो डिमांड है रिक्वायरमेंट स्टडी का अगर वो फुलफिल करे तो जैम का 40 से 50% काम अपने आप हो जा रहा था। हमें बस जैम के लिए फिनिशिंग चाहिए था, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए था। ओके, मतलब कि आपका सिलेबस था जो बीएचयू का जो सिलेबस था उससे आपने चीजों को कवर कर लिया जो आईटी जैम का सिलेबस था। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज चाहिए थे, वो आपने यूट्यूब पे एफएस से आपने चैनल से आपने सारी चीज गेन की, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए था जो आपको टेस्ट सीरीज से मिल गया। मतलब कि जो मैंने आई थिंक लास्ट दिसंबर 28-29 को आईएफएस का वो टेस्ट सीरीज लिया, और जो कि मैं पूरा जनवरी लगाता रहा। फरवरी एग्जाम से एक दिन पहले मैंने टेस्ट सीरीज लगाया गया था। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आपका 6th सेमेस्टर भी आने वाला रहा होगा, तो उसके बीच में आपने कितना टाइम दिया आईआईटी जैम के प्रिपरेशन को, और कितना टाइम अपने कॉलेज को देते थे, या फिर कैसे थोड़ा सा मैनेज करते थे चीजों को? तो पहले तो जब हमारा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुई तो वहां पे तो टाइम बहुत जैम के लिए कम मिलता था। कभी कभार वीकेंड में सैटरडे या संडे को कभी एक आध घंटा हम लोग पढ़ लिया करते थे। जब असली प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, जब हम लोग के 5th सेमेस्टर एग्जाम खत्म ओवर हो गए 24 नवंबर से मैंने सीरियस स्टडी स्टार्ट किया। और फिर वहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, तो वो हमारे लिए हमेशा ओपन रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने हॉस्टल से निकल के 8 बजे 9 बजे चले जाते लाइब्रेरी, फिर आते थे हम लोग सीधा 12 घंटे का हम लोग वहाँ पे पढ़ाई चलता था। और लाइब्रेरी का वहाँ पे इतना अच्छा एक्सपोजर है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि आप एक दूसरे को देख के मैं और पढ़ूं। तो सराउंडिंग और गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, सो आपका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे? नहीं चलो ठीक है, स्ट्रैटेजी मेरे को ये जानना है कि लाइक आपने टाइम को कैसे शेड्यूल किया था, या फिर आपके जो 7 सिलेबस होते हैं आईआईटी जैम में, तो उसको कैसे शेड्यूल किया कि मेरे को कब तक खत्म करना है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज भी देना रहता होगा। फिर टेस्ट सीरीज के टाइम पे भी आपकी कुछ चीजें बची थी, ऐसा कुछ भी था कि आपका था कि टेस्ट सीरीज से पहले मुझे सारी चीजें कवर कर लेनी है, ऐसा कुछ भी था कि मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसा शेड्यूलिंग था, या फिर बस ऐसे ही कि चलते जा रहे हैं कि जो चीजें खत्म हो गई इट्स ओके आगे चल पड़ते हैं? नहीं, पहले सर मैंने सिलेबस में से वो चीजें पिक की जो मुझे पहले से थोड़ी आती थी। तो मैंने उसको जल्दी से खत्म कर लिया। जैसे थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी आती थी, मैकेनिक्स थोड़ी आती थी पहले से, लेकिन थोड़ी मैकेनिक्स में नई चीजें थी, तो जो मुझे आती थी पहले वो कवर कर लिया। तो फिर वो कवर कर लिया। फिर आईएफएस में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी चलता था वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट, तो मैंने वो कवर करके थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप कर लिया। उसके बाद जो टॉपिक नई थी मेरे लिए, जो मैंने नहीं पढ़ी थी, पूरा मैंने होल नंबर उस पर फोकस किया जो मुझे नहीं आ रहा। फिर उसके बाद जब पूरा मतलब मेरा स्ट्रेटजी था कि मुझे आज 1 से 2 दिन में इस चीज को खत्म कर लेना है, फिर 3 या 4 दिन बाद फिर उसको रिवीजन करना है। मतलब मेरा पूरा फोकस रहा कि बस ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि उसके पीछे बस ये कॉन्सेप्ट है और उस पे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। मेरा फाइनल स्ट्रेटजी मतलब यही था, क्लियर कट स्ट्रेटजी था। मतलब टॉपिक उठाते थे, टॉपिक खत्म करते थे, देन उसके ऊपर क्वेश्चंस करते थे, और टॉपिक कॉन्सेप्ट ये है, उस पे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते थे ज्यादातर, जिससे आपका माइंडसेट बने। ओके, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्टीज भी आई होंगी, और कुछ जो आप शेयर कर सकते हैं? लाइक आपको लग रहा है कि तैयारी करते वक्त कुछ ऐसी भी डिफिकल्टीज थी जो मैंने फेस किया है और लोगों को नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कि उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है एग्जाम प्रिपरेशन के थ्रू? यस सर, मेरा यही है कि आप पहले स्टार्ट करें प्रिपरेशन, मेरी तरह 2 महीने पहले स्टार्ट ना करें।
आप अगर 1 साल पहले स्टार्ट करते हैं और आराम आराम से 2 घंटे 1 घंटे अगर डेली का देते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में। डेली अगर आप 1 आवर 2 आवर वहां पे देते हैं तो आप बहुत अच्छा रैंक बिना किसी कोचिंग के, बस थोड़ा गाइडेंस चाहिए, आप कर सकते हैं इजीली। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में है तो आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ओके, मतलब ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में स्मूथनेस रही, मतलब कि कॉलेज का काफी रोल रहा जो उनके एनवायरनमेंट रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो आपने मैं एक बार पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपके एग्जाम में 7 टॉपिक्स हैं, तो आपने क्या कुछ टारगेट किया था कुछ टॉपिक्स को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ ऐसा? यस सर, जैसे कि हमने, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स था, तो मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग ने 5th सेमेस्टर में के सिलेबस में था, तो हमने लगभग सारा मैथमेटिकल फिजिक्स कवर कर लिया था। तो वहां से जब मैं देख रहा था कि डबल डिफरेंशिएशन से एक या 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, वहां से वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो वो सब जो स्कोरिंग पार्ट था वो मैंने पहले ही क्लियर कर लिया था। और मुझे पेपर देख के ये लग गया कि जो क्वेश्चन वो चाहते हैं आपसे नहीं बने, आप कितना भी कोशिश कर ले वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। तो मेरा यही स्ट्रेटजी था कि मुझे बस एक्यूरेसी मेंटेन करना है। मैं अगर 50 के आसपास मार्क्स ला दूं, बहुत ज्यादा फोकस। क्यों, इधर मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ। जब हम लोग ने एग्जाम देके आ रहे थे तो हमारे पीएचयू के सारे दोस्त लोग थे, तो सबने कोई 45 किया था, कोई 50 किया था 60 क्वेश्चन में से। तो वो देख के लग रहा था कि अरे मेरा नहीं होगा, ये इतने क्वेश्चन किए। मैंने 28 या 29 क्वेश्चन किए थे। मैंने 28 या 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि बहुत होगा तो 1 से 2 गलती होगा, उससे ज्यादा गलती, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन सबका सुन के कि कोई 48 किया है, अच्छे लड़के 50 किए हैं, वहां पर सभी लड़के अच्छे थे, 58 किया है। तो जब आया रिजल्ट तो जिन्होंने 50 प्लस किया था उन लोग का नहीं हुआ, और मैंने 28 29 किया था। तो मुझे पता चला कि नहीं, ये सारा गेम एक्यूरेसी का है, आप जितना सही करते हैं वो उतना अच्छा है। ओके, सो मतलब आपके दिमाग में पहले से क्लियर था कि एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। और हाँ, मतलब अगर आप पेपर को समझ जाते हो तो जाहिर सी बात है कि वैसे भी हर एग्जाम में एक्यूरेसी मैटर करती ही है। तो आपको जल्दी समझ में आ जाए जो चीजें, जितनी छोटी चीजें, मैं भी दूसरों को बोलना चाहूंगा कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करें, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, खासकर जो ऑप्शनल एग्जाम होते हैं, जैसे कि जैम हो गया, और आप लाइक टीएफआर देते हैं, जस्ट देते हैं, तो सभी में ऐसा चीजें हैं, और एक्यूरेसी जिसका मेंटेन रहेगा उसका एग्जाम हो ही जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं कि लाइक आपके जो एग्जाम प्रिपरेशन थी उसमें मॉक टेस्ट का कितना रोल रहा, और उसको एनालाइज कैसे करते थे अगर करते थे तो? मॉक टेस्ट तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करे तो उसमें मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो होता है ना, कि सब करके एक हमें एक फिनिशिंग चाहिए होता है, तो वो फिनिशिंग प्रोवाइड करता है मॉक टेस्ट। तो मैंने काफी सुन रखा था, वीडियो भी फॉलो करता था, तो वहां पे मैं देखता रहता था कि आईएफएस का मॉक टेस्ट है वो काफी अच्छा है, तो फिर मैंने वो मॉक टेस्ट ले लिया। उसके बाद फिर वहां पे सब टॉपिक टेस्ट थे, मेजर टेस्ट थे, माइनर टेस्ट थे, तो मैंने पहले जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग थे उसके सारे टेस्ट देने चालू किए। तो वहां पे बहुत अच्छा 20 मार्क्स का, कोई 25 मार्क्स का रहता था, 25 क्वेश्चन रहते, उसमें से मेरा 80 70 मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाता था। और जिस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत था तो वो एक नई वैरायटी क्वेश्चन होती थी जो जिसमें कि मैं अटकता था, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन और उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता था कि ये एक नया तरीका क्वेश्चन है, इसको अपने मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम होती थी उसको आप क्या करते थे कि उस क्वेश्चन को पिक करते थे और बाद में चीजों को एनालाइज करते थे कि कहाँ गलतियां की। यस सर, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर कहाँ कमी है प्रिपरेशन। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, कि सिर्फ आपने नोट्स ही प्रिपेयर किए थे, उससे आपका काम हो गया? तो सर मैंने जो लेक्चर्स देख रहे, मैंने जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे, तो उसमें जो भी फॉर्मूला वहाँ पे बताया जाता था मैं उसको एक नोट कर लेता था, और फिर उसके बाद मैं उन सारे नोट्स को कॉन्साइज करते करते एक 2 पेपर में पूरा जो 7 पेपर था आईआईटी जैन के सिलेबस में वो सबको कॉन्साइज करके सब लिख लिया था। तो एग्जाम से एक दिन मैं सेंटर पे भी वो पेपर लेके गया था, कम से कम लास्ट तक एक बार पेपर में पूरा 7 टॉपिक का पूरा सिलेबस तुमने जो छोटे छोटे फॉर्मूले थे सारे लिख लिए थे? बस 2 पेज में मैंने पूरा कवर कर लिया। ये कुछ चीजें जो आपके मैं एक बार बता देता हूँ कि लाइक इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके जर्नी से, कि लाइक आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है। ओके, तो प्लस आपका यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि
आपके शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए कि लाइक आप इतना छोटा बनाए कि ऐसा ना हो कि वही शॉर्ट नोट्स आप नोट से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और उसको रिवाइज करने में 4-5 दिन लग रहे हैं। इतना छोटा होना चाहिए कि आपका कुछ घंटों या 1-2 दिन के अंदर आपका एक दिन मैक्स टू मैक्स आपका उतने अंदर खत्म हो जाना चाहिए, तो ही आपका शॉर्ट नोट्स कहलाता है, अदरवाइज आपने एक नया नोट्स बना लिया। ओके। ये जो सर मैं बताना चाहूंगा, ये जो नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी है वो ही प्रैक्टिस से आती है। आपने जो मैंने देखा वो अगर मैंने 10 पेज पे बनाया तो फिर उसको उस टॉपिक पे कमांड करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर मैंने कुछ दिन बाद बोला कि नहीं इसको 5 पेज में किया जा सकता है। फिर 3-4 बार करते करते फाइनली एट द एंड मुझे 2 पन्नों का नोट्स मिला कि पूरा पेपर इसमें आ सकता है। फिल्टर करते आप 2 पेज में पूरा प्रिपरेशन बहुत किया। पहले पूरी एक कॉपी थी, उसके बाद 2 पेज में आ गई। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, सभी को शॉर्ट नोट्स पहले तो बनाना चाहिए। दूसरी चीज, जितना छोटा हो सके उतना बनाए, जितने जल्दी रिवाइज हो जाए उतना बेहतर होता है, क्योंकि आप वही होता है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको पूरा नोट्स नहीं खोलना होता, आप शॉर्ट नोट्स में वो चीजें देख के जो आप बोल रहे हो आप चीजें रिवाइज कर सकते। ओके, तो मैं एक बार लाइक आपका रूटीन कैसा रहता था? मान लो कि आपका कॉलेज लाइफ था और आपका रूटीन भी कुछ रहता होगा कि सुबह उठा, फिर ये मेरे को एग्जाम, मान लो कॉलेज का भी कुछ शेड्यूल रहता होगा, क्लास रहता होगा और जैम का भी थोड़ा सा पढ़ना रहता हो, तो कुछ रूटीन आपका कुछ था क्या? लाइक सुबह उठा? यस सर, क्योंकि जब मैं मतलब 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में हम 9 बजे से क्लासेस लगती थी हमारी, 9 से कोई क्लासेस 10 से लगती थी। तो हम पहले तो मुझे बहुत देर तक सोने की आदत नहीं है और ना ही लेट नाइट जगने की आदत है। तो मैं 9, 10, 11 बजे, जो कि हो सकता है कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ उस मामले में, लेकिन मैं 10-11 बजे तक सो जाता था और 6-7 बजे तक मैं मतलब कि कोशिश करता था और उठ ही जाता था कोशिश कर। फिर वहां पे फ्रेश होके हम लोग सीधा कॉलेज निकल जाते थे। वहां पे फिर क्या हमें टाइमिंग मिलता था, 1 घंटे 2 घंटे बीच में ब्रेक मिल जाता था। कभी कोई क्लास अगर सस्पेंडेड हो गई, वहां पे लाइब्रेरी थी या फिर इतना अच्छा वहां पे था कि क्लास रूम ही खाली रहती थी हमारे, तो वहां पे हम पीछे जाके या फिर पढ़ लेते थे कोई अगर टॉपिक मिस आउट है तो। ओके, मतलब आपको जहाँ टाइम मिलता था आप वहाँ पे जैम की प्रिपरेशन के लिए लग जाते थे? यस, मैं पेपर देखता था। अगर जहाँ भी मुझे लगा कि मैं ये खाली टाइम है इसको मैं वेस्ट करने के बजाय कुछ आईआईटी जैम का, तो मैं 5th सेमेस्टर से ही थोड़ा पेपर देख लेता था, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन उसके देख लेता था। मतलब दिमाग में स्टडी था कि मुझे खाली टाइम में 1-2 महीने मिलेंगे तो मुझे ये काम करना है। और फिर ये इस चीज का मिस कि मैं मतलब कि नॉन डायरेक्शनल तैयारी चल रही थी, क्योंकि बिना गाइडेंस के ऐसा ही चलेगी नॉन डायरेक्शनल। तो जब मैंने यूट्यूब पे आपका आईएफएस का जब लेक्चर्स देखना चालू किया, फिर पता चल गया नहीं इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं इससे कम पढ़ना है। बस ये मुझे दिक्कत आई। तो आपके लेक्चर्स देखने के बाद ये अच्छा लगा कि इतना ही पढ़ना है और इस वैरायटी के क्वेश्चन हमें मुझे सॉल्व करना है। तो बस मैं वही फॉलो करता चला गया और 24 नवंबर के बाद मैं कंटिन्यू एकदम 12-12 घंटा 11-11 घंटा देने लगा आईआईटी जैम पे पूरा फोकस लाइब्रेरी में जाके। तो मतलब बाद में आपने टाइम इंक्रीज कर दिया प्रॉपरली पूरे तरीके से? एग्जाम से 2 महीने पहले मैं पूरा फोकस कर लिया, क्योंकि छुट्टियां थे उस समय और बीच में हॉलीडे काफी ज्यादा होता है, तो मैंने पूरा हॉलीडे। और इसमें कॉलेज ने भी बहुत सपोर्ट किया, जो भी प्रोफेसर थे हमारे वो एक हफ्ते क्लास सस्पेंड कर देते थे कि हमारी तैयारी अच्छे से हो। बहुत सपोर्ट, काफी अच्छा रहा होगा फिर तो। यस, बहुत अच्छा। अटेंडेंस पे कोई इशू नहीं आया। अटेंडेंस शॉर्ट थे लेकिन लास्ट में हम लोग ने कवर अप कर लिया उसको। मतलब प्रोफेसर की तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आप क्लास आइए डेली। ओके, तो बाकी अच्छा, जैसे आपने टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किया था? जैसे जैम में आई थिंक 28 और 29 दिसंबर को मैंने ले लिया था टेस्ट सीरीज। तो उसके पहले आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था कि कुछ बाकी रह गया था? मतलब 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट थे। जो टॉपिक मुझे आते थे या फिर जो टॉपिक मैंने पढ़ रखे थे पहले से, वो क्योंकि उसमें से स्टैट्स मैथ का जो टॉपिक था वो मैंने नहीं कवर किया था। और कुछ टॉपिक थे जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में जो टाइम डायलेशन है और वो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन वो पूरा है, वो सब मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं किया था। फिर हमारा 5th सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स था, तो क्वांटम का टॉपिक मतलब जो टॉपिक्स हमने पढ़ रखा था सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 5 तक, वो मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, तो वो मैंने कर लिए थे पहले ही। और 12th के पहले के जो टॉपिक थे वो मैंने सब कवर कर लिए थे। तो जो टॉपिक्स
मुश्किल था वो मैंने जनवरी के लिए छोड़ रखा था। तो वो टेस्ट सीरीज में देता रहता था, फिर वहां से जो डाउट था वो क्लियर करके फिर अपना जो वीक टॉपिक है फिर उस पर ध्यान देता था। तो अच्छा मेरे को ये बताइए, आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे थे सभी के? जो पहले आज बोले 5 टॉपिक लगभग 60% तैयार हो गया था, तो उनके प्रॉपर नोट्स बना रखे थे कि जो आपने बीएचयू में पढ़ रखा था उनकी जो प्रॉपर नोट्स थी उसी से आपका काम हो जा रहा था? नो बीएचयू से बस हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग मिल गई। क्योंकि एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है और कॉलेज का एग्जाम क्रैक करना बिल्कुल अलग चीज है। तो वहाँ पे हम लोग के थोड़ा बीएचयू में पढ़ाया जाता है रिसर्च बेस्ड, मतलब ज्यादा इलोबोरेट करके चीजों को बताई जाती थी, बहुत डीप में पढ़ाई जाती थी। लेकिन एग्जाम में उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बस कॉन्सेप्ट पता चल गया, अच्छा ये चीज ऐसे हो रहा है, और बस फिर हमें बस वो फॉर्मूला चाहिए होता था। तो मतलब आपने अलग नोट्स बनाई थी कि आपका एग्जाम के लिए ऑफकोर्स अलग नोट्स था? नहीं, अलग नोट्स था कि वो बीएचयू वाला से ही काम हो गया? अलग बनाया मैं जब तो आपका हाँ जी बोलिए। जब मैंने लेक्चर्स देखना चालू किया आईएफएस का प्रॉपरली सीरियस से, तो सीरियसनेस इस कदर था कि मैं मतलब दिन भर लगा रहता था कि कम से कम ये टॉपिक कंप्लीट कर ले, ये टॉपिक कंप्लीट कर ले। जहां से उस टॉपिक पे जैसे मैं क्या कर रहा था कि यूट्यूब पे जाता था और आईएफएस करके लिखता था कि थर्मोडायनेमिक्स का मुझे चाहिए होता था। तो जितने भी वीडियो लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थे वो सब आ जाते थे। तो मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स से वो पूरा दिन में पूरा जितने भी उस पर वीडियो है लगभग 20-25 जितने भी लोग वहाँ पे अपलोड, तो आप वीडियो देख के पूरा नोट्स बना डालते थे? मतलब पूरा सोचता था कि एक दिन में पूरा थर्मोडायनेमिक्स में खत्म कर ले। तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे मैं पूरा वीडियो लेक्चर देखे कि और इसके क्या नया है, इस वीडियो से मैंने ये सीखा तो अगले वीडियो से मैंने क्या सीखा। तो सब वीडियो को देख के फिल्टर करके कि अच्छा इससे ये निकला तो ये नया चीज सबसे सीखा मैंने। फिर उसको मैं नोट्स बना के फिर उसको कंसाइज करता गया, फिल्टर करता गया। ओके सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि लाइक आपने बोला कि कुछ चीजें मैंने छोड़ रखी थी, जैसे कि कुछ 2-3 टॉपिक थे तो दिसंबर जब आपने टेस्ट स्टार्ट किया तो उसको बाद में आपने कैसे कवर किया हो, या फिर कितना कवर किया है, फिर कैसे उसमें लाइक पेपर देखे, क्वेश्चन देखे? सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस देखे टेस्ट सीरीज के, जो आईएफएस का टेस्ट सीरीज था, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो जैसे 12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आए मेरे, तो मैंने देखा कि उसमें से मैं कितना कर पा रहा हूँ वो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन देखे समझ जाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है और मुझे इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैं, क्योंकि अगर आप स्टैट में समझने जाइए तो पूरा सेमेस्टर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं बस देख रहा था कि ये क्वेश्चन है ये किस फॉर्मूले से बन रहा है। तो मैं वहां पे जाता था, कभी कभी जरूरत पड़ता तो मैं अपने सेमेस्टर के नोट्स भी निकाल लेता था, अगर जहाँ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी। तो फिर अपना ये पूरा कर जाता था, क्योंकि पूरा ग्रैंड कैनोनिकल में पूरा सेमेस्टर निकल गया, कुछ बेसिक्स कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने बस फॉर्मूला फोकस किया कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, बस ये फॉर्मूला। और ज्यादा हेल्प मिला कि सॉल्यूशंस थे, सॉल्यूशन से भी बहुत कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होते चले कि किस अप्रोच से भी हम कर सकते हैं उस चीज को। तो प्रीवियस ईयर आपने लगा रखे होंगे, तो आपने टेस्ट सीरीज से पहले लगा रखे थे कि बाद में लगाया आपने, या फिर साथ में आप लगाते चल रहे थे? प्रीवियस ईयर में बहुत पहले से, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से मैं देखता चला जाता था कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। उससे पता चल जाता कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। और मुझे डिमांड के बारे में पता धीरे धीरे, मैं बोला ना कि खाली जितना समय मिल जाता था सेमेस्टर में तो मैं उसको यूटिलाइज कर देता, पूरा या तो सिलेबस देखता था या फिर प्रीवियस ईयर लगाता था, और ये बता देता कि इस चीज में ये मुझे करना है। तो मैं वैसे स्टार्ट करते चला गया। तो बाकी लाइफ में और भी डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे, तो उनसे कैसे आप बचे? तो बहुत सी चीजें होती है में बहुत है। तो उसके लिए आपने क्या किया, कैसे आपने अपने आप को बाइंड किया कि नहीं मेरे को एग्जाम देना है, तो उससे कंट्रोल किया, फिर कुछ थोड़ा बहुत करते रहे और बाद में साथ में एग्जाम की तैयारी भी करते? क्योंकि सर अगर आपके मन में अगर डेडिकेट, ये पूरा डिपेंड करता है आप किस सराउंडिंग में रहते हैं। अगर आप अच्छे दोस्तों के सराउंडिंग में रहे जो कि सारे फोकस्ड हैं, तो आप खुद फोकस्ड हो जाएंगे उसको लेके। और वहाँ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है, सारे बच्चे अच्छे हैं और सब डेडिकेटेड हैं स्टडी के प्रति। तो जैम लोग मोबाइल का और बाकी का कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब आपकी लाइफ में नहीं रहा है ऐसे? तो नो सर, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन अगर आप फ्री हो तो बस मैं ये देख लेता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, और फिर बाकी टाइम जो था, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मुझे आईआईटी जैम का प्रिपरेशन देना है।
उससे पहले या उससे बाद में मैं कुछ भी करूँ, बस उतना टाइम मुझे IIT जैम के प्रिपरेशन में देना है। और बीच में एक आध घंटा का हम लोगों ने लंच के लिए ब्रेक ले लेते थे हॉस्टल से आके मेस में। उसके बाद फिर वो, और उसके बाद उसके बीच में हम फोन छूते ही नहीं थे, मतलब फोन साइड में रखा है, कुछ भी आ रहा है फोन। और ये था कि जब हम सारे फ्रेंड थे तो जब भी लाइब्रेरी जाते थे हम लोग फोन स्विच ऑफ कर देते थे कि कोई ना कॉल आए ना कुछ आए, और बस अपना लैपटॉप पे या फिर जो भी नोट्स बनाए उस पर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते थे। तो मतलब कि व्हाइल प्रिपेयरिंग आप सभी लोग अपने जो डिस्ट्रैक्शन थे उसको कट ऑफ कर देते थे, मोबाइल था तो उसको स्विच ऑफ कर देते थे सिंपली। ये था कि कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए फोन चलाने के बीच में। हाँ, मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शन आप कैसे उसको फिल्टर कर सकते हैं, कैसे उसको कट ऑफ कर सकते हैं जब आप तैयारी करो बेसिकली ना। ओके, सो लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि आप जो अभी नया एक्सपीरियंस है, अगर वो तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो कब से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, जो आप बता सकते हो आपके हिसाब से जो सही है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कॉलेज में जाकर सीखा कि जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो सबका ब्रेन का पावर अलग अलग है, लेवल अलग अलग है। कोई मेहनती ज्यादा है, किन्हीं का ब्रेन बहुत शार्प है, कोई कम समय में उस चीज को कर लेते हैं। तो अगर आप एवरेज एक स्टूडेंट है और अच्छे कॉलेज से या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मैं 1 साल पहले से उसको स्टार्ट करूँ। और आप अगर 1 ईयर से प्रिपरेशन, क्योंकि एक चीज को आप बहुत डीप में जाते हैं, अगर आप बहुत डीप में जाकर पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ओके, और अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपकी रेगुलरली क्लास चल रही है, तो आपके 20 से 30% तैयारी आपकी हो चुकी है, अगर आप अच्छे से फोकस्ड हैं उस चीज को लेके। बस आपको मेंटेन करना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ले या न ले, क्योंकि यूट्यूब आजकल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सारे लगभग कोचिंग, तो आप बिल्कुल यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। और बस अच्छा अगर गाइडेंस मिल जाए, बस मतलब आपको डायरेक्शनली, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना पड़ेगा। तो आप मैग्नीट्यूड तो लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर सही डायरेक्शन में नहीं है तो वही मैग्नीट्यूड तो आप लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन वही कोचिंग एग्जाम के पास नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। बहुत बच्चे हैं दिन भर मेहनत करते थे, मेरे सब फ्रेंड सर्कल के लोग थे, तो उनका अच्छा नहीं गया, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत, मुझसे भी ज्यादा लोग पढ़ते थे कोचिंग से लेके 6 महीने 7 साल बाद पहले, लेकिन सबका नहीं हो पाया। तो मुझे बस यही लगा कि पहले एग्जाम को समझिए, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे वो हमें बता रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के पहले हार्ड क्वेश्चन देगा, क्योंकि अगर 2-3 क्वेश्चन अच्छे ठीक ठाक दे दे, उसके बाद वो टफ क्वेश्चन देने लगेगा। तो मेरा ये स्ट्रेटजी था कि मैं 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा करूं। और मैं जाते मैं 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा किया और न्यूमेरिकल वाला ज्यादा। ओके, सो एक और क्वेश्चन है कि लाइक जैम में तो आपके 3 सेक्शंस हैं ABC, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपने एग्जाम पेपर को करने के लिए? मैंने सर, जिसमें पहले निगेटिव मार्क्स थे, जैसे 2 मार्क्स वाले जो MCQ थे, उसमें निगेटिव मार्क्स थे, और 1 मार्क्स वाले जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन रहते हैं उसमें निगेटिव मार्क्स रहते हैं। तो मुझे कोशिश किया कि मेरा जो सारा पहले फर्स्ट 1 आवर है वो उस क्वेश्चन पे रहेगा जिसपे कि रिस्क ज्यादा है। अगर गलत हो गया तो मार्क्स कटेंगे। तो मैंने शुरुआत के जो 11 से 30 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, मैंने उस पर फोकस किया। सेक्शन ए के कि सेक्शन सी के, क्योंकि दोनों में ही आपके 2 मार्क्स के अच्छा, न्यूमेरिकल आंसर टाइम में तो आपके नेगेटिव मार्किंग न्यूमेरिकल में भी एक नेगेटिव मार्किंग, और मोर देन 1 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ, मल्टीपल सेलेक्टेड में। तो आपने पहले सेक्शन ए किया जिसमें आपके 2 मार्क्स के, जिसमें ज्यादा नेगेटिव थे, तो मतलब आपका माइंड फ्रेश है, तो आपने सोचा कि पहले इसको कर लेते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस कम होने चाहिए, चांसेस कम है। तो मैंने सारा अपना जो एफर्ट है वो डाला 2 मार्क्स वाले पे, मतलब या चाहे तो मोर देन 1 हो या फिर MCQ हो, 2 मार्क्स वाले पे मैंने लगभग सारे क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए थे। उसमें से मुझे 70 से 80% क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स वाले लगभग सारे कर लिए थे। और मैंने ये पेपर देख रहा था कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थोड़े टेढ़े थे, कोई भी क्वेश्चन, तो मैंने उनको छुआ ही नहीं। मुझे देख के लग जाता था कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। ओके, तो मैं उनको छूता ही नहीं था, इसलिए मैंने 28 या 29 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे। तो सी को आपने सेक्शन बी को आपने लास्ट में अटेम्प्ट किया कि ए के बाद ही बी अटेम्प्ट किया, देन सी पे? एक के बाद पहले, क्योंकि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो सेक्शन ए में, सेक्शन बी में भी है, तो मैंने सेक्शन ए का अटेम्प्ट किया, फिर सेक्शन बी का अटेम्प्ट किया। ओके, तो देन सेक्शन हम लोग जैसा, क्योंकि ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन सही किए थे सेक्शन बी के, जो मोर देन 1 थे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला काफी अच्छा था।
तो वो तो मुझे था कि मैं अगर अच्छे से सब करूंगा तो 2 मार्क्स वाले जो मोर देन 1 क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा, और वो हुआ भी। 2 मार्क्स वालों करने के लिए आपको हर मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपने पहले से रख रखी थी, बीएचयू होने का वो फायदा मिल गया आपको। यस सर बिल्कुल। वो हम लोग डेली क्लासेस जाते थे, तो वो रेगुलर क्लासेस का वहाँ पे बहुत फायदा मिला। कुछ कुछ क्वेश्चन तो क्लास नोट से डायरेक्ट उठ के आ गए थे। एक मुझे क्वेश्चन याद है, वो भी हैमिल्टोनियन, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते थे। वहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉडी कोई हाइट पे है तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग ने प्रूव किया था, एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आया था सेमेस्टर एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे पूछा गया था कि वहाँ पे आप एनर्जी का टर्म लिखिए। तो वो कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट हम लोग ने वहाँ पे बनाया था। और फिर न्यूमेरिकल के लिए मेरा ये कहना है कि न्यूमेरिकल में अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तभी वो गलत होने का चांस है, क्योंकि वो इतना ऐसा है कि अगर आपने पॉइंट का भी इधर उधर हुआ तो वो क्वेश्चन गया। अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो एकदम फोकस्ड होकर बहुत अच्छे से बनाए, बल्कि एक या दो बार चेक कर ले कि मेरा पूरा सही है कि नहीं। न्यूमेरिकल में अगर आप सही क्वेश्चन भी बनाते हैं तो वहाँ पे गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, भले ही नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो आप 3 घंटे लगातार बैठ के एग्जाम, जो 3 घंटे बैठने का भी एक स्टेमिना होता है, वो सभी नहीं होता, सभी के पास नहीं होता है। तो आप 3 घंटे बैठे रहे कि बीच में उठे, ऐसा कुछ था, फिर बीच में पानी पीते नहीं सर, हम लोग 8-6 घंटे लगातार एक जगह बैठ के पढ़ने का पहले हम लोगों ने आदत बना लिया था कॉलेज में, लाइब्रेरी में। तो वो क्योंकि वहाँ पे बना था पहले से ही। पहले से था, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं अच्छे तो आपको मिनिमम 3 या 4 घंटे। उससे पहले हम लोगों ने काफी एग्जाम, मतलब मिड टर्म एग्जाम दे रखा था, सेशनल एग्जाम दे रखा था, फिर सेमेस्टर एग्जाम दे रखा था। तो वहाँ पे 3 सवा 3 घंटा आपको बैठ के लिखना ही है, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर फोकस में है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं भी है बैठने का, तो अगर आप पेपर पे पूरा फोकस है, अच्छे से सब बना रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे कब निकल गए, हिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज हमारे साथ हुआ, पता ही नहीं चला कि कब टाइम ओवर हो गया एग्जाम का। ओके, सो मतलब कि आपका पहला ही अटेम्प्ट था जिसमें आपने एग्जाम निकाला है ये वाला? यस सर, मैंने 2 महीने दिए अच्छे से और मैंने क्लियर कर लिया एग्जाम। तो मतलब कि अगर मैं समराइज करूं तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, अगर आप पेपर को सही से देख रहे हो, अगर जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर देख के अगर आपने एग्जाम को समझ लिया है, उसकी बारीकियों को आपने समझ लिया है, कुछ जो स्ट्रेटेजीज जैसे कि अमन ने बताया कि लाइक मैंने कुछ मेरे बेसिक्स क्लियर थे, मुझे कुछ क्वेश्चंस चाहिए थे, तो मैंने कुछ यूट्यूब का हेल्प लिया, कुछ टेस्ट सीरीज का हेल्प लिया। तो सबसे पहले पेपर इन्होंने समझा, देन उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अप्रोच बढ़ाया, देन शॉर्ट नोट्स का इन्होंने अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि उसको और मिनिमल करते चले गए कि जितना कम हो सके उतना कम रखेंगे, तो आपको लास्ट में रिवाइज करने में बहुत इजी रहेगा। प्लस जो टॉपिक्स आप कवर नहीं कर पाए हैं उसको आप बाद में स्ट्रेटेजाइज करें कि लाइक आप कैसे उन चीजों को कवर कर सकते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक कुछ क्वेश्चंस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के, और बाकी फिर आप एग्जाम देंगे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले इन्होंने कवर किया, बिकॉज स्टार्टिंग में 2 मार्क्स के ज्यादा नेगेटिव जाएंगे अगर गलत होंगे, तो इन्होंने पहले उस पर फोकस किया कि जहाँ पे नेगेटिव ज्यादा होने के चांसेस, अगर मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ जब मेरा माइंड फ्रेश है, और बाकी स्ट्रेटेजाइज किया कि आपके एग्जाम कैसे देने हैं। तो सबको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम एंड कैरियर, आप जो भी परस्यू करना चाहते हैं। और बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सर।